नमस्कार, स्वागत है आपका नो यू पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद भावनात्मक, गहन और विचारोत्तेजक कहानी, मंत्र। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, अहंकार, समाज और संवेदना के बीच की खाई को उजागर करती है। ये बताती है कि कैसे एक छोटी सी करुणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और कैसे एक पल का अभिमान किसी को आजीवन पश्चाताप में डुबो सकता है। तो आइए, बिना देर किए शुरू करते हैं। मंत्र। संध्या का समय था। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने की तैयारी कर रहे थे। सफेद कपड़ों में सजे, हाथ में चमकती गोल्फ स्टिक लिए वह अपने रोजमर्रा के नियम के अनुसार खेलने निकलने वाले थे। दरवाजे के बाहर मोटर खड़ी थी। तभी दो कहार एक डोली लेकर औषधालय के सामने आकर रुकते हैं। डोली के पीछे एक बूढ़ा, कमजोर और झुका हुआ, हाथ में लाठी टेकता धीरे धीरे चलता हुआ आता है। बूढ़ा दरवाजे पर पहुंचकर धीरे से चिखटाता है। इतना साफ सुथरा फर्श उसने शायद कभी नहीं देखा था। पैर रखते हुए भी डर रहा था, जैसे कोई गलती ना हो जाए। वह डॉक्टर चड्ढा को सामने खड़ा देखता है, लेकिन कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाता। तभी डॉक्टर की भारी आवाज गूंजती है। कौन है, क्या चाहता है? बूढ़ा हाथ जोड़कर विनम्रता से कहता है, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूं। डॉक्टर सिगार जलाते हुए कहते हैं, कल सुबह आना, इस वक्त हम मरीजों को नहीं देखते। बूढ़ा घुटनों के बल झुककर जमीन पर सिर रख देता है। उसकी आवाज टूटती हुई निकलती है, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा हुजूर। 4 दिन से आंखें नहीं खोली, बस एक बार देख लीजिए। डॉक्टर चड्ढा अपनी कलाई पर घड़ी देखते हैं। अभी गोल्फ खेलने के लिए 10 मिनट बाकी है। स्टिक उठाते हुए फिर कहते हैं, कल सुबह आना, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़ा अपनी पगड़ी उतारकर चौखट पर रख देता है। आंखों से आंसू बहते हुए कहता है, हुजूर, बस एक निगाह देख लीजिए। 7 लड़कों में यही एक बचा है। अगर ये चला गया तो हम दोनों भी मर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। वह बाहर निकलकर मोटर की ओर बढ़ जाते हैं। बूढ़ा उनके पीछे दौड़ता है। सरकार बड़ा धर्म होगा, दया कीजिए, संसार में कोई और नहीं है। मगर डॉक्टर बिना मुड़कर देखे ही मोटर में बैठते हैं और ठंडी आवाज में बस इतना कहते हैं, कल सुबह आना। और फिर मोटर वहां से चली जाती है। बूढ़ा कुछ पल तक मूर्ति सा निश्चल खड़ा रहता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आनंद, अपने शौक के आगे किसी की जान की परवाह तक नहीं करते। वो पुराने जमाने के उन लोगों में से था जो किसी की आग बुझाने, किसी मुर्दे को कंधा देने, किसी का छप्पर उठाने या किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक मोटर आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह उसी दिशा में टकटकी लगाए देखता रहा। शायद उसे अब भी उम्मीद थी कि डॉक्टर साहब लौट आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निराश और टूटा हुआ वह कहारों से डोली उठाने को कहता है। डोली उसी राह लौट जाती है जिससे आई थी। वह चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। उनकी बड़ी तारीफें सुनी थी, पर अब वह किसी और डॉक्टर के पास भी नहीं गया। उसने किस्मत पर छोड़ दिया। और उसी रात उसका 7 साल का बेटा, उसका आखिरी सहारा, अपने मासूम खेल को समाप्त करके इस दुनिया से विदा हो गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का वही एक आधार था, वही दीपक था जिसकी रोशनी में उनके बुढ़ापे की रातें कट रही थीं। अब वह दीपक बुझ चुका था। अब जिंदगी सिर्फ अंधेरा थी, रोने की एक अंतहीन आवाज। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, और साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी पूरी देखभाल की। उनका जीवन एक घड़ी की तरह चलता था, हर चीज समय पर। इसी नियमित जीवन शैली की बदौलत 50 की उम्र में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को भी मात देती थी। उनके हर काम का समय तय था। वे जरा भी उससे नहीं डिगते। उनकी संतानें भी उनके जीवन के इस अनुशासन के अधीन थीं। 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटा कॉलेज में पढ़ रहा था। उसी बेटे पर अब माता पिता का सारा जीवन टिका हुआ था। वह शील और विनम्रता का प्रतीक था, उदार, रसिक, तेजस्वी। हर कोई उसकी प्रशंसा करता था। आज उसका 20वां जन्मदिन था। घर में जश्न का माहौल था। हरी हरी घास पर कुर्सियां सजी थीं। शहर के रईस और
हुक्काम एक ओर बैठे थे और कॉलेज के छात्र दूसरी ओर। बिजली की रोशनी में पूरा मैदान चमक रहा था। मनोरंजन के लिए एक छोटा सा प्रहसन तैयार था, जिसे खुद बेटा कैलाशनाथ ने लिखा था और वही मुख्य भूमिका निभाने वाला था। रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर और नंगे पांव कैलाशनाथ इधर उधर दौड़ धूप कर रहा था। कोई पुकारता, कैलाश इधर आओ, तो कोई दूसरी तरफ से आवाज लगाता, कैलाश उधर भी देख लो। सभी की खुशियों का केंद्र वहीं था। इसी बीच उसकी सहपाठी और प्रिय मित्रा मृणालिनी उसके पास आई। क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा दिखाओ तो। कैलाश ने मुस्कुराकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त माफ करना, कल दिखा दूंगा। लेकिन मृणालिनी ने जिद की, जी नहीं, आज ही दिखाना पड़ेगा। तुम रोज टाल देते हो। दोनों के बीच एक गहरा प्रेम था। कैलाश को सांपों को पालने, उन्हें नचाने और उनके स्वभाव को समझने का बड़ा शौक था। उसने एक बड़े सपेरे से यह कला सीखी थी। यहां तक कि कॉलेज में उसने सांपों पर एक शानदार व्याख्यान भी दिया था, जिसे बड़े बड़े प्राणी वैज्ञानिक भी सुनकर दंग रह गए थे। मृणालिनी कई बार सांप देखने आ चुकी थी, पर आज उसका आग्रह कुछ अलग था। शायद वह कैलाश पर अपना अधिकार जताना चाहती थी। लेकिन कैलाश जानता था, इस वक्त वहां बहुत भीड़ है। अगर सांपों को छेड़ा गया तो वे चौंक सकते हैं। रात का समय भी उनके लिए ठीक नहीं। इसलिए उसने फिर कहा, कल जरूर दिखाऊंगा, इस वक्त सही तरह से नहीं दिखा पाऊंगा। मगर दोस्तों ने भी छुटकी लेनी शुरू कर दी। दिखाते क्यों नहीं हो भाई, जरा सी बात है। मिस गोविंद इतनी सीधी है, इसलिए तुम इतना मिजाज दिखा रहे हो। अगर कोई और होती तो अब तक तुमसे बात करना छोड़ देती। मृणालिनी झेंप गई। उसे बुरा लगा। आप सब मेरी वकालत मत कीजिए, वो बोली। मैं खुद अपनी बात कह सकती हूं। मुझे अब सांप नहीं देखने। दोस्तों ने ठिठोली की, देखना तो चाहती हो पर दिखाए कौन। प्रीति भोज समाप्त हुआ। गाना शुरू हुआ। अब कैलाश ने तय किया कि वह मृणालिनी को नाराज नहीं रखेगा। वह अपने सांपों के दरबे के पास गया और धीरे धीरे एक एक खाना खोलने लगा। फिर एक एक कर सांपों को बाहर निकालने लगा। दृश्य अद्भुत था। ऐसा लगता था मानो वे सांप कैलाश की हर बात, हर भावना समझ रहे हों। वह उन्हें हाथ में लपेटता, किसी को गर्दन में डालता, किसी को कंधे पर बैठाता। मृणालिनी डर गई। वह बार बार कहती, कैलाश इन्हें गर्दन में मत डालो, दूर से ही दिखा दो, बस नचा दो। लेकिन कैलाश सुनने को तैयार नहीं था। प्रेमिका के सामने अपनी कला दिखाने का ऐसा मौका वह छोड़ना नहीं चाहता था। उसी समय एक मित्र ने चुटकी ली, दौत तोड़ डाले होंगे। कहानी यहीं पर एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहां एक तरफ बूढ़े पिता की करुण पुकार को अनसुना कर देने वाला डॉक्टर अपनी सफलता और वैभव में डूबा है, वहीं उसका बेटा अब अपनी युवा उमंगों में कुछ ऐसा करने जा रहा है जो इस कहानी की दिशा ही बदल देगा। क्या आगे चलकर भाग्य डॉक्टर चड्ढा को उसी मोड़ पर नहीं लाएगा जहां वो बूढ़ा अपने बेटे के लिए खड़ा था? क्या नियति उनके सामने वही प्रश्न नहीं रखेगी जिसका उत्तर उन्होंने सालों पहले नहीं दिया था? जानने के लिए सुनिए मंत्र का दूसरा भाग।